हेलो एवरीवन, मैं मिष्टी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पीडियाट्रिक क्लाइंट असेसमेंट और पीडियाट्रिक क्लाइंट। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लिनिकल पर्पस है या एक यूनिट है एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ पीडियाट्रिक क्लाइंट। बेसिकली पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद द जर्नल कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट क्या एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड उसकी जो फिजिकल असेसमेंट है उसके बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर नॉर्मली असेसमेंट करें पीडियाट्रिक में तो हम किस किस चीज़ की असेसमेंट करते हैं। हम जो बेसिकली है असेसमेंट, सबसे पहले हम वाइटल साइंस देखते हैं पेशेंट की। ग्लासगो कोमा स्केल्स हम बच्चों में भी चेक करते हैं। ये नहीं है कि हम बड़ों में ही चेक करते हैं, हम बेसिकली बच्चों में भी चेक करते हैं। आप गार्ड स्कोर आप सभी जानते हैं, बर्न चार्ट होता है, न्यूबॉर्न रिससिटेशंस होती है, रिक्रूटमेंट्स हैं। बेसिकली एबीसी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। एयरवे को हम क्लियर करते हैं, ब्रीदिंग को मेंटेन करते हैं और सर्कुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। डिजिटल पल्स हम चेक करते हैं। एक्सट्रीमिटीज एंड कोर टेम्परेचर बेसिकली हम चेक करते हैं। बच्चों में हम जो है एक्सिलरी टेम्परेचर ज़्यादा प्रेफरली चेक करते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी रिफिल टाइम। हम सेंटर ऑफ द चेस्ट विद द इंडेक्स फिंगर प्रेस करते हैं एरिया को और उसमें कैपिलरी रिफिल टाइम नोट करते हैं। अगर लेस देन 2 सेकेंड्स है, इट मीन्स कि जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो नॉर्मल है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल हम चेक करते हैं। इन्फेंट में थोड़ा सा वेरी करता है, चाइल्ड और अडल्ट का सिमिलर होता है। बेसिकली आई ओपनिंग देखेंगे हम, वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे और द मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे। वर्बल रिस्पॉन्स पे हम क्या चेक करते होते हैं, स्पॉन्टेनियसली हमने जैसे ही कुछ भी एक्टिविटी की बच्चे ने रिस्पॉन्स किया या नहीं किया। आफ्टर दैट हम स्पीच देखते हैं, पेन देखते हैं और नो रिस्पॉन्स देखते हैं। ये है हमारा आई ओपनिंग। स्पॉन्टेनियसली बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, हमने कुछ बात की तब बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, पेन पे रिस्पॉन्स किया या नो रिस्पॉन्स था उसका। बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में जो है बच्चा कूज और बबल्स कर रहा है। कूज बेसिकली बच्चा जो है, बैबलिंग जो बच्चा बेसिकली 3 मंथ का बच्चा जो है कू या बैबलिंग करता है। 4 पे बच्चा इरिटेबल है, 3 पे बच्चा जो है क्राई कर रहा है टू पेन, और 2 पे जो बच्चा है वो ग्रंट्स है या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है रेस्पिरेटरी। 1 पे क्या है, नो रिस्पॉन्स, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द मोटर रिस्पॉन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिफ्लेक्सेस डोमेन विच असेस द बेबी। फर्स्टली स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स है, लोकलाइज्ड पेन है, विड्रॉ कर रहा है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और नो रिस्पॉन्स है। तो टोटल स्कोर हम सभी को पता है कि कितना होता है ग्लासगो कोमा स्केल का। ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, उसके बाद हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। आफ्टर दैट मैं मूव करूंगी जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में बेसिकली डेफिनेशन क्या है हिस्ट्री टेकिंग की, पीडियाट्रिक क्या है, एक सिस्टमेटिक। पीडियाट्रिक की हिस्ट्री क्या है, बेसिकली जनरल भी अब हिस्ट्री की डेफिनेशन बोलोगे तो इसमें क्या आता है, हिस्ट्री इट इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन विच इज फ्रॉम द पेरेंट्स और द केयर गिवर अबाउट द चाइल्ड हेल्थ, इलनेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्लान इन द नर्सिंग। बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करूं, पीडियाट्रिक में स्पेशली क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो कलेक्शन है वो हम थ्रू द पेरेंट्स करते हैं या केयर गिवर करते हैं। मेनली क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, इलनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की हिस्ट्री, माइलस्टोन की हिस्ट्री जरूर लेते हैं, और बच्चे का इन्वायरमेंट बेसिकली बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और बच्चे का इन्वायरमेंट इंडिकेट कर देता है कि डिजीज कंडीशन क्यों हुई है बच्चे को, उसके बेसिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान करते हैं। जब हमने हिस्ट्री कलेक्ट करनी है तो उस टाइम पे हमने किस किस चीज का जो है ध्यान रखना है। बेसिकली जब हमने जो है हिस्ट्री कलेक्ट करनी है तो सबसे पहले हमने जो है आइडेंटिफाई करनी है जो बच्चे की जो प्रेजेंट इलनेस है, सबसे पहले हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो हम फोकस करेंगे उसके बाद हम जाएंगे कि बच्चे में जो सिंपल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे का जो रैपिड है, मतलब जो बच्चे का रिलेशनशिप है पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे जो जो बच्चा है, बच्चे का बिहेवियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिस्ट्री हम नोट करेंगे कि ऐसा कैसा था। बाकी जैसे हम हिस्ट्री सारी कलेक्ट करते हैं वैसे
ऐसे ही कलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट हमें सभी को पता है, फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले आपने डेफिनेशन दे देनी है। अगर आपको आज क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री टेकिंग क्या है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन में आप मेंशन करोगे कि सिस्टमेटिक कलेक्शन और सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। So systematic collection of the information from the parents and the caretaker which related to the health illness, which is related to health illness growth and development, and the environmental history is present in this in the health history. So basically इसमें हम क्या प्लान करते हैं, इसमें बेसिकली प्लान इसी के बेसिस पे हम जो नर्सिंग केयर प्लान करते हैं। स्पेशली जो हमने पेडियाट्रिक की हिस्ट्री में क्या ध्यान देना है, बच्चे की प्रेजेंट इलनेस पे, बच्चे की जो सिंपल लैंग्वेज है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, उस चीज़ पे हमने जो ध्यान देना है। प्लस बच्चे का पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है उस पर देखना है हमने, और ऑब्जर्व करना है बच्चे का बिहेवियर। अब मैं बात करती हूँ मेन जो हमारी फॉर्मेट है उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो फॉर्मेट में हम सबसे पहले के बच्चे का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, इंफॉर्मेशन, जो बेसिक हम हिस्ट्री में सारा कुछ कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करेंगे। सो बेसिकली हम जो, अगर बच्चा जो है 1 साल से बिलो, मतलब अगर बच्चा न्यू बोर्न बेबी है बेसिकली, तो उसमें अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो उसका नाम हम लिखते हैं बेबी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल संगीता। एज लिखते हैं, एज हम जो है बेसिकली उसमें मेंशन करते हैं 000, मतलब अकॉर्डिंग टू जो हम क्रोनोलॉजिकल एज उसकी लिखते हैं। नेक्स्ट सेक्स आ जाता है, एड्रेस आएगा, उसके जो रिलेटिव्स है जो हम बता रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। सारी हिस्ट्री आपने कलेक्ट कर ली, नेम लिख लिया, एज लिख लिया, सेक्स लिख लिया, जेंडर सेक्स सॉरी, उसके बाद एड्रेस लिख लिया पेशेंट का आपने। एड्रेस के बाद आप लिखते हो पेशेंट की डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोस, डॉक्टर इंचार्ज, वार्ड और सीरियल नंबर। उसके बाद आप लिखोगे चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में बेसिकली हम मेंशन करते हैं कि बच्चा किस रीजन से जो है हमारे पास एडमिट हुआ है। तो चीफ कंप्लेंट्स में हम क्या लिखेंगे, जो मेन प्रॉब्लम है। तो फॉर एग्जांपल बेबी इज एडमिट इनटू द निको विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया एंड रिफ्यूजल ऑफ द फूड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। सो आप ये एग्जाम्पल बेस वहां पे कोट कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग में आपने जब चीफ कंप्लेंट्स लिख ली हैं उसके बाद आप लिखोगे मेडिकल एंड द सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द बेबी। सो ए बेबी प्रेजेंट इलनेस क्या है, पहले हम प्रेजेंट इलनेस की बात करेंगे। ऑनसेट ऑफ ड्यूरेशन कब स्टार्ट हुआ, क्या इलनेस प्रोग्रेस कितनी है, असेसमेंट सिम्टम्स वगैरह क्या है। तो हम प्रेजेंट इलनेस में क्या लिखते हैं कि बेबी हैज ए हाइपोग्लिसीमिया एंड रिफ्यूज द फूड व्हेन दे एडमिट इनटू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री में लिखेंगे देयर इज नो मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री रिलेटेड टू द डिसीज कंडीशन या पास्ट हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम लिखते हैं पास्ट हिस्ट्री के बाद हम लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री की, फैमिली ट्री बनाएंगे, उसमें बच्चे का कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री का मेन पर्पस ये होता है कि हम डिसीज कंडीशन को असेस करें। नंबर ऑफ टाइम जेनेटिक डिसीज कंडीशन जनरेशन जो है फॉलो होती हैं, तो हम उस चीज को मैनेज कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में बात करूँ, ट्राइसोमी 21 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ये सारी जनरेशन चलती है। मे बी प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट की, फैमिली की, तो उस वजह से बच्चे को रिस्क हो सकता है डेवलपमेंटल डिले का, तो उस चीज को हम असेस करेंगे। आफ्टर दैट हम जो है बच्चे की पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद फैमिली ट्री बनाने के बाद हम जाएंगे बर्थ हिस्ट्री पे। सो बर्थ हिस्ट्री में हम 3 तरह से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड द पोस्टनेटल। सो इंटरनेटल में बेसिकली बिफोर द एडमिशन, कि बिफोर द एडमिशन मदर को क्या गया प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसमें हम लिखेंगे कि मदर की कोई इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हो, उसकी न्यूट्रिशन हेल्थ और न्यूट्रिशन हिस्ट्री लिखनी है। डिसीज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, हमने आरएच इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, टेटनस टॉक्सोइड डन हुआ है कि नहीं हुआ है, फोलिक एसिड आयरन की सप्लीमेंटेशन ली है कि नहीं ली है, तो ये सारा क्या है एंटीनेटल का पार्ट है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, मदर की प्रीवियस इलनेस की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, रूबेला की इन्फेक्शन हो सकती है, टोर इन्फेक्शन हो सकती है, HIV हो सकती है, HBC हो सकती है। तो ये आप सभी जो हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, हिस्ट्री से ये पता चल जाता है कि ये जो है बाय मदर आया है या फिर जो है बच्चे को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है डिसीज कंडीशन या एडमिशन के टाइम पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड में ये इन्फेक्शन बच्चे को अकर हुई है। मदर की जो है हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी हिस्ट्री भी हम कलेक्ट करेंगे मदर की, और प्लस हम जो इम्यूनाइजेशन पूछेंगे कि आपका जो है TD अभी जब भी डेज हैं तो अभी हमारे यहाँ पे भी TD लगता है, टेटनस टॉक्सोइड डिप्थीरिया जो है टॉक्सोइड जो है लगाया जाता है।
इंटरनेटल हिस्ट्री में आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। इंटरनेटल में आप पूछोगे नॉर्मल डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी कौन सा था। बेसिकली मोड ऑफ डिलीवरी में आ जाता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, बर्थ वेट हमने नोट करना है, उसके बाद कि डिलीवरी का कौन सा सेक्शन था। जैसे उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी थी, ये सिजेरियन सेक्शन था, आप नोट करोगे उसमें। बर्थ वेट लिखोगे, बच्चे का बर्थ वेट कितना था। जेस्टेशनल पीरियड, जेस्टेशनल पीरियड बच्चा 38 वीक्स पे डिलीवर हुआ, 32 पे भी डिलीवर हुआ, 37 पे डिलीवर हुआ, तो जितनी भी जिस टाइप पे भी डिलीवर हुआ तो उसमें जो है बेसिकली आप लिखोगे। नेक्स्ट आप इसी में इंटरनेटल में आप लिखोगे कि डिलीवरी कंडक्टेड बाय, किसने कंडक्ट की, होम डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है, तो किसने जो है कलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम देंगे पोस्टनेटल हिस्ट्री। तो पोस्टनेटल हिस्ट्री में बेसिकली हम जो है मदर की हिस्ट्री लिखेंगे कि मदर को कोई प्रॉब्लम आई हो आफ्टर प्रेगनेंसी, लाइक पीपीएच हुआ हो, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट हुई हो, तो उस चीज को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम न्यू बोर्न का क्या लिखेंगे, अपगार स्कोर लिखेंगे कि अपगार स्कोर उसका एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना था, आफ्टर 5 मिनट्स कितना था, बच्चे की कराई कैसे थी, कलर कैसा था, आई से डिस्चार्ज तो नहीं था। नेक्स्ट हम उसी के साथ हम लिखेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू एज बच्चे का। अगर आपके पास 10 डेज का बच्चा है तो उसके एट ए बर्थ बीसीजी, ओपीबी और जो हमारी हेपेटाइटिस बी है वो डन है या नहीं है, उसकी हिस्ट्री आप कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टनेटल के बाद आगे हम लिखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट लिखते हैं बच्चे की, और जो जनरल हमारी हिस्ट्री होती है उसके बाद जो हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं वो सारी ही मेंशन करेंगे। सो वो होपफुली आप सभी को पता होगा कि हम जो है हेड टू टो एग्जामिनेशन में क्या क्या लिखते हैं। नेक्स्ट हम डाइटरी हिस्ट्री लिखेंगे। डाइटरी हिस्ट्री में बेसिकली हम जो बच्चे की फीड लिखेंगे कि बच्चा टोटल फीड कितनी ले रहा है, ब्रेस्ट फीड ले रहा है, ओरली ले रहा है, या एनजी फीड है, ओजी फीड है, किस तरह की वो फीड ले रहा है। नेक्स्ट आप जो है बाय द आफ्टर दी फिजिकल असेसमेंट हम वाइटल साइंस लिखते हैं पेशेंट के, लैब इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, और एट द एंड हम जो मेंशन करते हैं मेडिकेशंस। सो ये सारी आप भी कर रहे होंगे और आपको पता भी होगा, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपने पहले डेफिनेशन देनी है। हिस्ट्री टेकिंग एक प्रोसेस है, सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ, इलनेस, डेवलपमेंटल, बेसिकली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में मेनली लिखते हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लिखेंगे। एंड इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स कोर कर रही हैं, डिसीज कंडीशन को कॉज कर रही हैं, वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हम स्पेशली क्या देखते हैं, बच्चे की प्रेजेंट इलनेस के ऊपर फोकस करता है। हिस्ट्री टेकिंग का पर्पस यही है कि हम प्रेजेंट इलनेस पे फोकस करें, सिंपल लैंग्वेज हम यूज करते हैं, पेशेंट और बच्चे की जो बॉन्डिंग है, रैपट है, वो चेक करते हैं, और बच्चे का बिहेवियर देखते हैं। उसके बाद जो है हम फर्दर अपनी जो हिस्ट्री है उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हम जो है पीडियाट्रिक हिस्ट्री में बेसिकली आईसीसी, वैसे मैंने नीचे दिया हुआ है ICCPAB, पिन ओ फ्रेश। सो आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपने डेवलपमेंटल हिस्ट्री लिखनी है पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री लिखनी है, सोशो इकोनॉमिकल हॉबीज लिखनी है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हम जो है कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो ये था हमारा हिस्ट्री असेसमेंट की। ये तो जनरल आप सभी को ही पता है कि हम क्या क्या करते हैं पेशेंट की जब हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। पीडियाट्रिक में बेसिकली हम जो मेन लिखते हैं वो लिखते हैं इंटरनेटल, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल प्लस इम्यूनाइजेशन, प्लस हम जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं उनकी अगर कुछ भी डिले हमें लगता है तो हम उसको नोट डाउन करते हैं कि अगर बच्चा सपोज करो 3 मंथ का बच्चा था और अभी तक उसका हेड होल्ड नहीं हुआ है, इट इज अ रेड फ्लैग एंड दिस शो द जो चाइल्ड है वो डेवलपमेंटल डिले से सफर कर रहा है। तो इसमें आपको बच्चे की कंसर्न देने की जरूरत है। अगर बच्चे में ग्रेस्पिंग नहीं है, सकिंग पुअर है, ये सारे के सारे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये जो है डेवलप हो जाते हैं। अगर उसके बाद डेवलप नहीं होते हैं तो ये डेवलपमेंटल डिले का कारण बनते हैं। डेवलपमेंटल डिले और ग्लोबल डिले, ये दो चीजें आप ऑलवेज सुनोगे पढ़ोगे। तो डेवलपमेंटल डिले में क्या होता है कि जो हमारे माइलस्टोन है, जो हमारे डोमेन है, कोग्नेटिव हो गया, मोटर ग्रोस मोटर, और ग्रोस मोटर हो गया, फाइन मोटर हो गया, सोशल हो गया, लैंग्वेज हो गया, और सेंसरी हो गया। सो बेसिकली इनमें से कोई भी अगर डिले होगा तो उसको हम डेवलपमेंटल कहेंगे। और ग्लोबल डेवलपमेंटल किसे कहेंगे, जब हमारे पास दो माइलस्टोन जो है, जो दो माइलस्टोन के डोमेन से एब्सेंट है, जैसे स्पीच नहीं डेवलप हुई और साइड बाय साइड उसकी लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई, तो ये दोनों क्या है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हैं। और ये इंडिया में 2% बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डिसीज कंडीशन का रोल अदा करते हैं। सो आगे मैं बात करूंगी अब आपसे फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट आपको सभी को पता है, जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फिजिकल असेसमेंट में हम
इसमें फिजिकल असेसमेंट में बेसिकली क्या है, इसमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, उसमें क्या था सिस्टमिक इलेक्शन थी, इसमें क्या है सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, किसका, बॉडी का। क्या क्या करते हैं हम, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन, ऑस्कल्टेशन टू असेस द फिजिकल हेल्थ असेसमेंट। सो बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखना, कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजिकल असेसमेंट के मोड क्या है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना मोड में। तो आपने बेसिकली अगर आपको कोई पूछता है कि कौन सी स्किल यूज करोगे आप फिजिकल असेसमेंट पेडियाट्रिक क्लाइंट के लिए, तो आपने लिखना है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन एंड द ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, बच्चे की जो जनरल अपीयरेंस है प्लस कार स्कोरिंग आप नोट डाउन करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया पाल्पेशन। पाल्पेशन में आप जो है बच्चे का टेम्परेचर चेक करोगे, टेंडरनेस चेक करोगे, कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, उस चीज को आप चेक करोगे। नेक्स्ट में आपके पास आता है प्रिकशन। प्रिकशन में क्या है, हम बच्चे के जो भी बेबी है या जो भी हमारा पेशेंट है उसके ऑर्गन साइज और फ्लूइड, एयर वगैरह, इस चीज को हम प्रिकॉशन के थ्रू से असेस करते हैं। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में हमें पता ही है कि हम हार्ट, लंग और बबल साउंड सुनते हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा आगे से अपने आंसर क्या करना है, स्किल कौन से हम फिजिकल असेसमेंट में यूज करते हैं इन चिल्ड्रन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन एंड दी ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हम क्या चेक कर रहे हैं, बच्चे के जनरल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द आपका स्कोरिंग। पाल्पेशन में आप पाल्पेट करके देख रहे हैं, टेंडरनेस चेक कर रहे हैं, मास फॉर्मेशन देख रहे हैं। प्रिकशन में हम है ऑर्गन का साइज, फ्लूइड और एयर ये देख रहे हैं। ऑस्कल्टेशन में अब आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेशन में हम जो है लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, बोवल हो गए, उसके साउंड्स को लिसन करते हैं। सो ये है हमारा फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, किस चीज की, बॉडी की। सो क्या सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। और हिस्ट्री क्या था, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द हिस्ट्री। सो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन था विच इज रिलेटेड टू द हेल्थ, इलनेस वगैरह जो हम पढ़ के आए पीछे, तो वो चीज़ है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, कोई भी एबनॉर्मलिटी बच्चे में, पेशेंट में है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ओवरऑल हेल्थ हमने बच्चे की देखनी है। कोई भी अगर अबनॉर्मल कोई, जैसे कोई भी नॉर्मल अबडोमिनल फाइंडिंग्स हमने देखनी है, बेसलाइन डाटा है मिलता है, हम नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं इसके, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की चेक कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ चेक कर सकते हैं, फिजिकल एंड ग्रोथ असेसमेंट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, बेसलाइन डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। प्रिंसिपल्स क्या है फिजिकल असेसमेंट के, तो अब आपने प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं जब आपने फिजिकल असेसमेंट करनी है। सो फर्स्टली सबसे पहले अपने प्राइवेसी और कंफर्टेबल देना है, कंफर्ट देना है पेशेंट को। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर बच्चे को प्लस पेरेंट्स को। अगर तो बच्चा कैपेबल है तो बच्चे को भी बताओगे, अगर बच्चा नहीं कैपेबल है तो आप पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करोगे। फिर आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे, एज के अप्रोच, एज के अकॉर्डिंग आप माइलस्टोन्स देखोगे, मेंटेन करोगे एसेप्टिक टेक्निक्स एंड रिकॉर्ड इन द फाइंडिंग। तो अगर आपको कोई पूछ लेगा कि फिजिकल असेसमेंट के, हाँ जी फिजिकल असेसमेंट के प्रिंसिपल क्या है, तो आपने कहना है सबसे पहले हम बच्चे को क्या देंगे, प्राइवेसी और कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। आफ्टर दैट जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं फिजिकल असेसमेंट, वो हम पेरेंट्स को और बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जो है हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी जनरल कंडीशन फाइंडिंग्स आते हैं उनको नोट डाउन करेंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और जब भी हमने प्रोसीजर कंडक्ट करना है तो हमने एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो यूज करनी ही करनी है। सो आपको मेथड्स पता चल गए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रिकशन एंड दी ऑस्कल्टेशन। सो इसको आप याद करने के लिए एक निमोनिक ही रख सकते हो, आई प्ले पियानो ऑलवेज, आई प्ले पियानो ऑलवेज। तो आई किसके लिए है, इंस्पेक्शन के लिए, पी किसके लिए, पाल्पेशन के लिए, ऑलवेज ऑस्कल्टेशन, और पी फॉर पियानो। So I for inspection, P for play for the palpation, piano for the percussion and A for the auscultation. So ये याद करने के लिए ट्रिक है। बाकी अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, आपको पता ही है कि आप जनरल असेसमेंट में बच्चे का कॉन्शियस लेवल, पोस्चर, एक्टिविटी, वाइटल साइंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेड टू टो फेस, वो सारी चीजें जो है आप नोट डाउन जो जनरली हम करते हैं। जस्ट हमने जो है डेफिनेशन देनी है, ऑब्जेक्टिव बताने और प्रिंसिपल बताने, बाकी जो हम जनरली हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे थे वो सारी की सारी हम परफॉर्म करेंगे, प्लस वाइटल साइंस, न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चे का, वो सारी चीजें मेंशन करेंगे।
सो बेसिकली एक एग्जांपल है इसमें, वन फिजिकल असेसमेंट फॉर द 2 ईयर ऑन द फिजिकल असेसमेंट ऑफ द 2 ईयर adult child was found to be having low weight, pallor and delay milestones and enlargement of speech indicating to possible anemia and the malnutrition. So एक शॉर्ट केस है जिसमें क्या है कि हमारे पास जो है बच्चा आया है, उस बच्चे को बेसिक मेन प्रॉब्लम क्या क्या है कि उस बच्चे का जो है वेट भी कम है, वो पेलर भी है, माइलस्टोन भी उसके डिले हैं, स्पीच स्लिप स्प्लीन की एनलार्जमेंट हुई है और बच्चे को जो है अनीमिया और माल न्यूट्रिशन है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो फिजिकल असेसमेंट है एक वाइटल पार्ट है नर्सिंग का, जो हेल्प करती है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट फॉर द इलनेस। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बेसिकली आपको पता चल ही गया है कि आपने जो है IPB मतलब कि आई प्ले पियानो ऑलवेज, ये याद रखना है। जनरल असेसमेंट में आप क्या करते हो, जनरल असेसमेंट करते हो, वाइटल साइन चेक करते हो, GA गा बैन में आपने याद रखना है कि जनरल असेसमेंट की आपने, जनरल असेसमेंट के बाद आपने क्या किया था कि आपने जो है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट की, उसके बाद वाइटल साइंस लिखने हैं, एक्टिविटीज लिखनी है, न्यूट्रिशन लिखना है, ये सारी चीजें आपने जो है मेंशन कर देनी है। आपने GA AVAN गा बैन याद रखना है। गा बैन से क्या है जनरल, और A से क्या किया आपने जो है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट की, V से क्या था आपने जो बच्चे के वाइटल साइंस थे वो नोट डाउन किए, A से एक्टिविटी चेक की और फिर अपने न्यूट्रिशन। सो ये था हमारा सेकंड टॉपिक फिजिकल असेसमेंट। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास फैमिली असेसमेंट। फैमिली असेसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस यूनिट का। सो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली हम जो है फैमिली असेसमेंट में भी हम हिस्ट्री ही कलेक्ट करते हैं। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इवेल्युएशन ऑफ द फैमिली। सो बेसिकली इसमें क्या है, हम सिस्टमेटिक और कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं फैमिली की, जिसमें हम क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले आपने नीचे आना है, उसमें आपने एक निमोनिक देखो, ये सेफ होम। सो S4 स्ट्रक्चर, F4 फंक्शंस देखने हैं हमने, H4 जो है हेल्थ देखनी है, R4 रिलेशनशिप देखने हैं। सो बेसिकली आपने क्या करना है, सिस्टम एक स्ट्रक्चर, फंक्शन, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। हमारी जो हेल्थ असेसमेंट है 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर मतलब घर में कैसे, घर का कैसा स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या क्या है घर में, क्या चीजें काम मतलब कौन कौन सी चीजें वो करते हैं घर में, फैमिली मेंबर्स के क्या क्या रोल्स हैं, बेसिकली फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, बेसिकली फैमिली के यही फंक्शंस होते हैं। हेल्थ स्टेटस देखोगे आप, रिलेशनशिप देखोगे। तो बेसिक मेन आपने ये चीजें देखनी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हेल्थ स्टेटस, रिलेशनशिप। ये चीजें आपने जब नोट डाउन कर ली, उसके बाद आप जो है पर्पसेस क्या है हमारे, सबसे पहले हेल्थ की जो नीड है या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमें जो फैमिली का रोल है उसकी असेसमेंट हो जाती है, अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं रिस्क की, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसोर्स की, प्लान कर सकते हैं फैमिली सेंटर नर्सिंग केयर, और हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ और हेल्थ एंड द प्रिवेंशन डिसीज कंडीशन, प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज कंडीशन। सबसे पहले क्या है, हम नीड असेसमेंट कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स असेसमेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं डिसीज कंडीशन की, प्रमोशन कर सकते हैं हेल्थ की। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं जिसके साथ हम जो है फैमिली के स्ट्रक्चर को शो करते हैं। सो फैमिली के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए फैमिली असेसमेंट में हम फैमिली स्ट्रक्चर यूज करते हैं और सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी, स्टेटस भी हम यूज करते हैं। सो फैमिली स्ट्रक्चर में जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं उसके थ्रू हम जो है फैमिली के सब पार्ट्स को डिसाइड मतलब शो करते हैं कि फैमिली न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है, उसमें कौन सी एज है, ऑक्यूपेशन क्या है, डिसीज कौन कौन सी ओल्डर पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को है, उस चीज को हम जो है बेसिकली शो करते हैं। और फैमिली ट्री बेसिकली 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करती हूँ फैमिली जीनोम की। फैमिली जीनोम में बेसिकली हम रिलेशनशिप शो करते हैं। रिलेशनशिप हम किसके साथ शो करते हैं, उनके रिलेटिव के साथ, उनका जो अदर है वो फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेशनशिप अदर के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। इसमें एक एग्जांपल है कि जो डायबिटीज इन फादर एंड डायबिटीज इन ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये क्या रिलेशनशिप है जिससे हमें पता चल रहा है कि जीनोग्राम से कि पहले ग्रैंड पेरेंट्स फादर को था, फिर फादर को हो गई डायबिटीज, तो इससे हमें जीनोग्राम से पता चल रहा है कि डिसीज कंडीशन का क्या रिलेशन है फैमिली के साथ। नेक्स्ट देखेंगे सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस की, उसकी ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम। ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम क्या है,
उसके बाद हम देखेंगे फैमिली का जो रिकॉर्ड है, फैमिली का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हेल्थ मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉलो वगैरह, जीनोम बेसिकली हम फैमिली का स्ट्रक्चर, हेरिडिटरी, चाइल्ड विद एनीमिया, मदर प्रेग्नेंट, ये सारी चीजें हम जो है उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में आपको पता चलेगा इनकम, एजुकेशन और द ऑक्यूपेशन और हाउस सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन। सो इनकम देखेंगे, ऑक्यूपेशन देखेंगे, एजुकेशन होगी हमारी और हाउसिंग सैनिटाइजेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिली। सो हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिली में बेसिकली क्या आएगा हमारा, हेल्थ स्टेटस में प्रेजेंट इलनेस, पास्ट और मेडिकल इलनेस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस और द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। सो पास्ट इलनेस देखेंगे, प्रेजेंट इलनेस देखेंगे, इम्यूनाइजेशन देखेंगे और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट बनेगा फैमिली फंक्शन। तो फैमिली फंक्शन में फिजिकल मतलब न्यूट्रिशन कैसा है, हेल्थ केयर कैसी है, साइकोलॉजिकल मतलब इमोशनल सपोर्ट है, फैमिली एक दूसरे को कोऑपरेट करती है। नेक्स्ट सोशल, सोशल में चाइल्ड सोशलाइज्ड है या नहीं है, और इकोनॉमिकल सपोर्ट। सो जैसे हम पढ़ते ही हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल सपोर्ट जो है हम फैमिली फंक्शन में चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसके बाद है हेल्थ स्टेटस, हमने देख लिया, फैमिली फंक्शंस चेक कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे लाइफस्टाइल एंड द हैबिट्स। तो फैमिली की जो हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल्स है, मतलब डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं उनकी, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। सो इसमें एग्जाम्पल लिया कि अगर फादर स्मोकर है तो उसमें हेल्थ रिस्क हम देख सकते हैं क्या रिस्क आएगा उनको, तो वो सारी चीजें। हेल्थ स्टेटस ऑफ द फैमिली में हम प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, मैटरनल और चाइल्ड इलनेस जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास है इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम क्या देखेंगे, वेंटिलेशन, लाइट, वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजेबल, पुअर ड्रेनेज, ये सारी चीजें हम जो है बेसिकली देखेंगे। तो इकोनॉमिक, अब आपको जो निमोनिक है वो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में हम फैमिली ट्री बनाते हैं और हम जो है फैमिली जीनोम के थ्रू शो करते हैं। फिर हम अबगास स्कोरिंग तो मोस्टली चेक करते ही करते हैं। उसके बाद फंक्शंस पढ़े हमने, जो फैमिली के क्या क्या फंक्शन है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है, फिजिकल था, साइकोलॉजिकल था हमारा, उसके बाद सोशल था और इमोशनल था। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस थे। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट का क्या रोल है फैमिली के ऊपर। सो इन्वायरमेंट में बेसिकली हम देखते हैं उनकी घर की वाटर सप्लाई, वेंटिलेशन, लाइट, हाउसिंग सैनिटाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजेबल कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फंक्शंस हमने कर लिए, ऑक्यूपेशन एंड इनकम मतलब कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में हम जो है ऑक्यूपेशन, इनकम और एजुकेशन को कवर करेंगे। मैटरनल एंड इमोशनल जो हेल्थ स्टेटस है उसमें कवर करेंगे। और हमें ई मैप तो, इको मैप तो हमें पता चल ही गया है कि उसमें बेसिकली हमने जो है फैमिली का रिलेशनशिप, डिसीज के साथ रिलेशनशिप शो करना होता है। फैमिली ट्री में हम फैमिली का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ शो करते हैं, और जो हमारा जीनोम है उसमें बेसिकली हम जो है फैमिली का रिलेशन डिसीज के साथ शो करते हैं कि उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो गया, अपने हाउसिंग की कंडीशन के सैनिटाइजेशन की वजह से हो गया, इनकम कम थी, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। ये सारे फैक्टर्स जो है डिसीज कोज करने के लिए ये हमारे जो है फैक्टर्स हो सकते हैं इको मैप के, जो कोज करते हैं डिसीज कंडीशन और क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिसीज। तो आपने जो है बेसिकली 7 चीजें याद रखनी है। पहले आपने फैमिली स्ट्रक्चर लिखना है, फिर आपने फैमिली जीनोम लिखना है, आपने फैमिली फंक्शंस लिखने हैं, फैमिली फंक्शंस के बाद आपने जो है इन्वायरमेंट लिख सकते हो आप, फिर आप उसके बाद जो है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस लिख सकते हो। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस के बाद आप जो है फैमिली हेल्थ स्टेटस लिख सकते हो, लाइफस्टाइल एंड द हैबिट्स बेसिकली आप जो है लिख सकते हो। मेनली आपने जो ये 7 एरिया कवर करने ही करने होते हैं। तो स्ट्रक्चर याद रखना, फंक्शन याद रखना, सेफ होम याद रखना। स्ट्रक्चर हो गया हमारा, स्ट्रक्चर के बाद ए से हमारा आ गया अपगार स्कोरिंग या एक्टिविटीज लिख सकते हो आप। एफ से फंक्शन मतलब कि हेल्थ के जो हमारे फैमिली फंक्शंस क्या है, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हो गया, इन्वायरमेंट में लाइफस्टाइल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम हमारा जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, मैटरनल एंड इमोशनल हमारा जो है हेल्थ स्टेटस में आ गया, और इको मैप आ गया। तो सारी चीजें सेफ होम आपने याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करो। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग की पाठशाला। मैं मिष्टी अब आज आपके साथ डिस्कस करूंगी डेवलपमेंटल असेसमेंट टूल एंड टेस्ट।
तो डेवलपमेंटल असेसमेंट बेसिकली हम जो है माइलस्टोन्स की असेसमेंट करते हैं। माइलस्टोन में हमारे कौन से फिजिकल, कोग्निटिव हमारे आ जाते हैं, सोशल आ जाते हैं, अपने लैंग्वेज आ जाती है, या स्पिरिचुअल आ जाते हैं ना। तो ये सारे जो है हमारे माइलस्टोन्स हैं, मतलब डोमेन्स हैं माइलस्टोन्स के। तो उनको जो है असेस करते हैं। बेसिकली इनकी असेसमेंट करने का पर्पज़ ये होता है कि हमने देखना कि बच्चे के जो माइलस्टोन है, बच्चे के जो मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल या लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू एज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लान करके बच्चे को जो है केयर प्रोवाइड करते हैं, वो फॉलोअप करवाते हैं। सो बेसिकली जो डोमेन्स है, ग्रोस मोटर डोमेन हो गया, फाइन मोटर डोमेन हो गया, लैंग्वेज होगी, इन सभी चीज़ों को जो इनके एस्पेक्ट्स हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। तो पर्पज़ यही है हमारा कि हमने जो ग्रोथ मॉनिटर करनी है, बच्चे की जो प्रॉपर्ली अर्ली डिटेक्शन करनी है, एनी काइंड ऑफ डिसीज कंडीशन की जो डेवलपमेंटल डिले के रिलेटेड हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री है, उसके चलते हम उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। बेसिकली जो है हम टूल कौन कौन से इसमें यूज़ करते हैं, तो इनके टूल जो होते हैं, बेसिक टूल जो है हमारे पास हम यूज़ करते हैं। हम बॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आई का जो रिफ्लेक्स है या आई के डोमेन्स चेक करने हैं, माइलस्टोन चेक करने, तो उसके लिए आप जो है लाइट वाली बॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रैटल यूज़ कर सकते हैं, क्यूब यूज़ कर सकते हैं। रैटल के साथ हमें बच्चे के जो ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स है उसका पता चल जाता है। क्यूब के साथ भी हमें बच्चे का जो ग्रेस्पिंग, पाल्मर ग्रेस है या कौन सा रिफ्लेक्स है उसका भी पता चल जाता है। पेपर दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, कीज दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एज हमारे जो टूल हैं असेसमेंट के वो चेंज होते जाएंगे। सो इंडक्शन बेसिकली यही है कि हमने हाई रिस्क जो न्यूनेट हैं, जो डेवलपमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ को हमने अर्ली आइडेंटिफाई करना है, बच्चे को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हम जो फैमिली एग्जामिनेशन करेंगे, सोशल हिस्ट्री वगैरह बच्चे की कलेक्ट करेंगे। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को कलेक्ट करने का पर्पस यही है, फैमिली में अगर ये हिस्ट्री है, किसी का भी डेवलपमेंटल बच्चे का डिले है, जो उसके कजन्स हैं, सिबलिंग्स है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी है, तो इन सभी के जो है एक रिलेशन बन जाता है हमारे डेवलपमेंट असेसमेंट करने का। सेकेंड, हमारी सोशल हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सोशल डोमेन है बच्चे का वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को भी हम जो है असेस करते हैं। बेसिकली डेवलपमेंटल असेसमेंट जो है हमारी जो माइलस्टोन्स हैं, जो बढ़ते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, उसको असेस करने के लिए जो है हम चेक करते हैं। बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंटल इम्पेयर होने के, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर्स में क्या है, मदर अनीमिक थी, मदर ने ड्रग्स अब्यूज किया, मदर को वायरल इन्फेक्शन हो गई थी। नेक्स्ट आगे हमारे पास पेरीनेटल। सो पेरीनेटल में क्या हो गया कि बच्चा जो प्रीमेच्योर डिलीवर हुआ, लो बर्थ वेट बेबी डिलीवर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यूनेटल फैक्टर्स। न्यूनेटल फैक्टर्स में बच्चों को सेप्टिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो गया, इंसेफेलोपैथी हो गई। तो ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। पोस्टनेटल के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, बच्चे को इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। न्यूनेटल और पोस्टनेटल सिमिलर होंगे। फैमिली हिस्ट्री में क्या है, विजुअल एंड हियरिंग एज वेल एज स्पेसिफिक लर्निंग। सो ये सारी चीजें क्या है, हम जो है देखते हैं बच्चे में। अब हमें रिस्क फैक्टर्स पता चल गए, प्रीनेटल, पेरीनेटल पता चल गए, हमें न्यूनेटल पता चल गए हैं, या फिर हमारे जो है पोस्टनेटल या फैमिली हिस्ट्री के। आगे हमें डोमेन्स पता ही है कि कौन कौन से मोटर डेवलपमेंटल देखनी है, सोशल देखनी है, स्पिरिचुअल देखनी है, और हमने सेंसरी डेवलपमेंट जो है बच्चों की चेक करनी है, सोशल और कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले क्या है, हम बच्चों को बेंट्रल सस्पेंशन देखते हैं। बेंट्रल सस्पेंशन क्या है कि बच्चे को हम जो है, अगर 4 मंथ का बच्चा है तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चा हेड लिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 मंथ का बच्चा है तो वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 8 मंथ का बच्चा है तो वो जो है खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सेम जो है बेसिकली हमने जो उसके प्लेन है वो बॉडी के देखने हैं कि अकॉर्डिंग टू एज वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। प्रोन पोजीशन देखनी है कि 4 से 6 मंथ में बच्चा एक्सटेंशन कर रहा है, 8 वीक में बच्चा जो है चिन को लिफ्ट कर रहा है, हेड को लिफ्ट कर रहा है अपने आप, 16 पे वो चेस्ट मेंटेन कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें हम जो बेंटल सस्पेंशन होगी, प्रोन पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, ये सारी चीजें बेसिकली हम देखते हैं। बेंटल सस्पेंशन में स्टैंडिंग और वॉकिंग देखेंगे, बेंटल सस्पेंशन में स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, प्रोन पोजीशन देखेंगे, सुपाइन पोजीशन देखेंगे कि बच्चे का कैसे ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग जो है चल रही है। उसके बाद बात करती हूँ मैं सोशल और द मेंटल एज। तो अकॉर्डिंग से हमें पता ही है कि 2 महीने का बच्चा जो है
स्माइल करता है, वॉक करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाता है, तो सारे आपने जो ये डोमेन्स पढ़े हुए हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस ना करके मैं जाऊंगी इसके डेवलपमेंटल डिले की बात करने के लिए। डेवलपमेंटल डिले हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जो है बेसिकली बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है स्लो हो जाती है, उस कंडीशन को हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। और इसमें हम जो रेड फ्लैग देते हैं जब डेवलपमेंटल डिले होता है, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे ने 3 मंथ पे जो है हेड होल्ड करना स्टार्ट करना था, बट जो आपके पास केस आया है वो हेड होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, रेड फ्लैग है। अगर बच्चे ने जो है बॉडी को होल्ड करना था 6 मंथ पे बट वो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, रेड फ्लैग है। तो ऐसे ही सारे रेड फ्लैग्स के अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को डेवलपमेंटल डिले का डायग्नोस देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम जो है देखते हैं कि हमने क्या क्या जो चीज़ें चेक करनी है। सो डेवलपमेंटल डिले की हम असेसमेंट जो कब करते हैं, 4 मंथ पे, 8 मंथ पे, 12 मंथ पे और एवरी 6 मंथ पे। सो 3 साल तक हमने जो है एवरी 6 मंथ तक डेवलपमेंटल के माइलस्टोन्स देखने हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो अपना नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमारे पास कौन कौन से असेसमेंट के चार्ट हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेनवर। डेनवर जो है, डेनवर डेवलपमेंटल स्केल है, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसकी एज जो है 0 से 6 ईयर तक की है और इसमें हम स्क्रीनिंग टूल यूज करते हैं और बेसिकली हम जो है देखते हैं कि बच्चा स्पीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन चेक किया जाता है। सो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डेवलपमेंटल डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 0 से 6 मंथ के 6 ईयर के बच्चों में चेक किया जाता है और उसमें जो है हम लैंग्वेज डेवलपमेंट देखते हैं कि बच्चे की स्पीकिंग है या नहीं है, उस चीज को हम जो है असेस करते हैं। इसमें जो बेसिकली है हमारे पास 125 आइटम्स बनी हुई है, तो इसमें सब कुछ हम चेक करते हैं, सोशल, फाइन मोटर्स, लैंग्वेज, ग्रोस मोटर, बेसिकली हम सब कुछ जो है इसमें कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बच्चा स्पीक नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स कि इसमें जो डोमेन्स है वो सोशल डोमेन जो है हमारा कम है। सो सेंसरी में आपने याद रखना है कि डेनवर जो डेनवर स्केल है, डेनवर स्केल हमें क्या बता रहा है, ये टोटल बच्चे की जो डेवलपमेंट है, सोशल, स्पिरिचुअल, लैंग्वेज, सेंसरी और कॉग्निटिव एज वेल एज मोटर एंड ग्रोस मोटर, वो सारी चीज़ों को वो देखेगा। बच्चा मतलब ग्रोस मोटर की बात करें तो सिटिंग कर पा रहा है, जंपिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज में वर्ड्स बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, फाइन मोटर में वो होल्ड कर रहा है चीज़ों को, ड्राइंग कर रहा है नहीं कर रहा है, सोशल में कैसा है उसका इंटरेक्शन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है बेसिकली चेक करेंगे। तो इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है, ये 20 मिनट का टास्क होता है। इसमें हम बच्चों को जस्ट और जस्ट जो है ऑब्जर्व करते हैं विद दी जो एक्टिविटीज हमारे पास बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो आइटम्स बनी है उसके हिसाब से हम उसको प्लान करते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी मैं, आगे हमारे पास आ गया है DASII। सो DASII जो बेसिकली ये टेस्ट है, इसमें हम जो है बच्चे की जो ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग को बेसिकली मेन फोकस पे रखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू एज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है, जो ये स्केल है इसमें जो है हम बच्चे को 0 से 30 मंथ तक जो है ऑब्जर्व करते हैं। उसमें बेसिकली मेंटल, हमने मोटर और मेंटल जो डोमेन्स हैं वो देखने हैं कि बच्चे की जो प्री मेच्योरिटी लेवल है वो कितना है, उस चीज़ को हम असेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया बेले स्केल। बेले स्केल अब क्या कहता है, जो बेले डेवलपमेंट स्केल है ये मोटर और मेंटल दो चीज़ों को चेक करता है, मोटर और मेंटल को ही ये चेक करता है, बच्चे के बिहेवियर को। ये हम 1 से लेके 42 मंथ तक जो है करते हैं, मोटर और जो है मेंटल, मोटर एम से मोटर और एम से ही मोटर, मेंटल को ये चेक करता है। और इसकी कितनी आइटम्स टोटल होती हैं, तो इसकी जो टोटल आइटम्स इन्होंने दे रखी हैं वो है हमारे पास 40 to 50 मिनट्स के लिए हम इसको स्केल को ऑब्जर्व करते हैं। और बेसिकली इसमें जो है हम मोटर और मेंटल एक्टिविटीज को, जैसे कोग्निटिव हो गया, मोटर बिहेवियर वगैरह लेवल हो गए, इन तीनों को हम जो है असेस करते हैं।
उसके बाद हमारे पास है गैल्सल शेड्यूल। बेसिकली ये 0 से 6 ईयर के लिए होता है। इसमें जो है हम डिमेंशियल एज देखते हैं बच्चे की, कि जो बच्चे का स्पीकिंग है वो सिंपल है, सेंटेंस फॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज एडेप्टिविटी सारी चीजें हम जो है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइबेंड्रम डेवलपमेंटल स्केल। सो ट्राइबेंड्रम डेवलपमेंटल स्केल इसमें जो है 0 से 6 ईयर्स का होता है, और इसमें भी बेसिक सारे माइलस्टोन जो ऐसे किए जाते हैं। इसमें उन्होंने 17 सिंपल टेस्ट दिए हैं, और 17 सिंपल टेस्ट हैं जिसमें से 67 मोटर आइटम्स रखी गई हैं। 67 मोटर आइटम्स जो है उन्होंने रखी हुई हैं। उसको हम 5 to 7 मिनट इन्वेस्टर करके बच्चे का वो जो है वो चेक कर लेते हैं। सो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं। ये है बैलरे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। सो ये हमें पता लगी गया है कि ये जो है बेसिकली 1 to 40 मंथ के लिए करते हैं, और उसमें हम मेंटल और मोटर एक्टिविटीज देखते हैं। नेक्स्ट एमनी टीनसोन टेस्ट है, जिसको हम जो है लेस देन 3 मंथ में, और बेसिक माइलस्टोन ही हम जो है देखते हैं। सो इनकी बेसिकली वेरिएशंस क्या है कि हम जो है अपना जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज परफॉर्म करते हैं। इसमें जो है लेस देन 9 ईयर, सो जो हमारा विनलैंड है वो सबसे ज़्यादा जो है लेस देन 10 ईयर में जो होता है। बेसिकली आप देखोगे तो सारे बेसिक ही चेक कर रहे हैं। जो हमारा जो है अपना DSSI है, मतलब कि डेवलपमेंटल एसोसिएटेड सोशल ये वाला, तो इसमें मोटर और मेंटल चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम जो डोमेन्स हैं वो पढ़ते हैं और करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला। मैं मिष्टी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट बेसिकली सिस्टमेटिक एवेल्युएशन। सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है, ये भी एक सिस्टमेटिक एवेल्युएशन ही का पार्ट है। बेसिकली इसमें जो है हम इवेल्युएट करते हैं बच्चे का डाइटरी इंटेक, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट, क्लिनिकल साइंस, बायोकेमिकल डाटा एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि हमने जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी है, उसकी सबसे पहले हमने जो मॉनिटर करनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आइडेंटिफाई करना है बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है बच्चे में, माल न्यूट्रिशन है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। सो इसके बेसिकली न्यूट्रिशन असेसमेंट के कंपोनेंट्स को हम याद करेंगे ABCD। सो ए से एंथ्रोपोमेट्रिक, बी से हम जो है बायोकेमिकल असेसमेंट, सी से हमारा आ जाएगा क्लिनिकल असेसमेंट, और टी से हमारा आ जाएगा जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डाइटरी इवैल्यूएशन भी हम कह देते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हमने जो चीज़ सबसे पहले है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। सो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में हमें पता है कि हमने क्या करना है। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में हम सबसे पहले वेट मॉनिटर करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस मॉनिटर करते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस मॉनिटर करते हैं, और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है मॉनिटर करते हैं। और जो वेट फॉर एज होता है, अगर वो मोर देन 2 SD हो तो उसको हम जो है अंडर जो वेट बच्चा कहते हैं, अंडर वेट बच्चा जो है कहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है कि न्यूट्रिशन क्या है, सबसे जरूरी है इंप्रूवमेंट। न्यूट्रिशन में बेसिकली क्रिटिकल पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, मतलब कोर पार्ट कह सकते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का न्यूट्रिशन है। सो इसमें हम बच्चे की जो है क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे इन्फेंट की, चाइल्ड की और मटरनल की एज इंप्रूव करते हैं, हम इम्यूनिटी बूस्ट अप करते हैं, सेफ चाइल्ड एंड बर्थ प्रेगनेंसी डिलीवरी करवाते हैं, और हम बेसिकली मेन पर्पज ये है कि जो कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन है वो कम से कम स्प्रेड आउट हो। सो माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो माल न्यूट्रिशन अभी भी मतलब अभी इंडिया में बात करें तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन की बात है हमारे लिए, कि बच्चे जो हैं काफ़ी जो है मालनरिश्ड हैं या ओवर न्यूट्रिश्ड हैं। सो टर्मिनोलॉजी न्यूट्रिशन हमें सभी को पता है कि इनटेक ऑफ द फूड। सो हमने डाइटरी इनटेक करते हैं अकॉर्डिंग टू requirement of the body to generate the energy and maintain the physical and the psychological functioning of the body. So अगर poor nutrition लेंगे तो obviously immunity जो weak होगी, immunity weak होगी तो हम susceptible हो जाएंगे infection के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट मैंने पहले बात कर ली है कि ये क्या है, सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है किसकी, डाइटरी इंटेक की। क्या क्या इसमें मेजरमेंट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम इंक्लूड करते हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपनी जो असेसमेंट है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है, बायोलॉजिकल असेसमेंट, या फिर हम जो बायोकेमिकल असेसमेंट कह देते हैं, बायोकेमिकल असेसमेंट है, क्लिनिकल असेसमेंट है, और लास्ट हमारे पास जो है डाइटरी असेसमेंट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी पर्पसेस क्या है।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बात कर लिए थे हमने। पर्पसेस क्या है कि हमने वही पर्पसेस है कि हमने डिसीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, प्रमोशन करनी है, हेल्थ स्टेटस की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं बेसिकली जो प्रोग्राम्स की नीड है उनको इनिशिएटिव में लेके आना है कि टू डेवलप द हेल्थ प्रोग्राम दैट मीट द कम्युनिटी नीड्स। सो मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन असेसमेंट दो तरह से होती है, इनडायरेक्ट और द डायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट मेथड हमारे कौन कौन से हैं? इकोलॉजिकल मेथड है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है, और सेकंड है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल में हाउस होल्ड इनकम्स जो हमारी होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, फूड अवेलेबिलिटी, प्राइस, कल्चर, सोशल एक्टिविटी, वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक एंड द वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक में हमें पता है मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी रेट, हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। सो ये सारे क्या है? वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। सो जो सर्विसेज हैं कितनी ज़्यादा यूटिलाइज की जा रही है पब्लिक के द्वारा, उसको भी एक हम न्यूट्रिशन असेसमेंट का पार्ट मानते हैं। तो हमारे पास दो मेथड आते हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट के, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या आ गया? इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इकोलॉजिकल फैक्टर मतलब एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशंस की हेल्थ स्टेटस कैसा है फैमिली का, लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद हमारे पास जो है वाइटल इंडिकेटर्स आ गए, वाइटल स्टैटिस्टिक आ गए जिसमें हम ग्रोथ मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स सारा कुछ चेक करते हैं। उसके बाद हमें यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज करते हैं कि यूटिलाइजेशन मैटरनल चाइल्ड सर्विसेज की सर्विसेज जो है यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये थे हमारे इंडायरेक्ट मेथड। अब बात करूंगी डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं? एंथ्रोपोमेटिक मेथड होते हैं, बायोकेमिकल मेथड होते हैं, बायोकेमिकल या लेबोरेटरी मेथड या क्लिनिकल मेथड। सो एंथ्रोपोमेट्रिक हम सभी को पता है कि इसमें हम जो है बॉडी की मेजरमेंट करते हैं। इट इज अ साइंस विच इज मेजर द बॉडी स्ट्रक्चर। सो इसमें हम जो है वेट और प्रोपोर्शन को लेके चलते हैं कि वेट कितना होना चाहिए बच्चे का। सो इसमें बेसिकली जो है बेसिकली वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड और बॉडी मास इंडेक्स हम जो है चेक करते हैं। सो वेट हमें नॉर्मल पता है कि अगर बच्चा न्यूली बोर्न हुआ है तो 2.5 टू 3.5 केजी हम नॉर्मल लेके चलते हैं। हाइट जो है हमारी 47 से 52 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मल लेके चलते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस जो 33 से 35 नॉर्मल बच्चे की होती है एट अ न्यू बर्थ बेबी। चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है ऑलवेज 2 सेंटीमीटर हमें कम मिलेगी हेड सर्कमफ्रेंस से। तो इसके हिसाब से करते हैं। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस हमारी जो नॉर्मल होती है वो होती है 12.5 से ज्यादा। बॉडी मास इंडेक्स हमें पता है कि हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। सो बीएमआई जो है हमारा 18 से 24 के बीच में जो है एक रेंज सेट की गई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगराइजेशन करते हैं वेट की। सो अभी मैं बात करूंगी कि वेट को हम मेजर कैसे करते हैं। तो वेट को मेजर करने के लिए हम जो है सेल्टर स्केल यूज करते हैं। सेल्टर स्केल या स्प्रिंग बैलेंस भी हम यूज करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस हम जब छोटे थे हम सभी ने देखा है कि उसमें जो है एक जैसे पाउच काइंड बना होता है जिसमें बच्चे को डाल के हम हैंग करते थे ऊपर। तो वो चीज चेक करेंगे। तो सेल्टर स्केल और जो स्लिंग है वो हम बेसिकली 2 साल तक के बच्चे को चेक कर सकते हैं। अभी तो हम डिजिटली यूज करते हैं, तो डिजिटल चीजों को हम बेसिकली यूज करेंगे असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम जो है ऑलवेज जब भी हमने मेजर करना है तो बच्चे का जो वेट है उसको हमने जीरो पे, पहले मशीन को हमने जीरो पे रीसेट करना है, जीरो पे करके फिर हमने जो है उसको मेजर करना है। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्टर स्केल के बाद हम लेंथ को हम इन्फेंटोमीटर से मेजर करते हैं। तो इसके जो है बेसिकली इन्फेंटोमीटर हम यूज करते हैं या फिर हम स्टैंडोमीटर भी यूज करते हैं। इन्फेंटोमीटर हम 1 ईयर तक यूज करते हैं और स्टैंडोमीटर जो है हम जो उससे बड़े बच्चे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस, तो हेड सर्कमफ्रेंस बेसिकली हम जो है मेजरिंग टेप के साथ हम जो है यूज कर चेक करते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं। नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी, उसको भी हम मेजर विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप के ही करते हैं। आगे हम बात करेंगे स्किन फोल्ड थिकनेस। अब स्किन फोल्ड थिकनेस को आप कैसे मेजर करोगे? तो उसको मेजर करने के लिए एक है हर पेन डेन हर पेंडन क्लिपर होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो अब्डोमेन का मांस होता है उसको क्लिप किया जाता है। जैसे कपड़ों को हम यूज करते हैं क्लिप, वैसे वाली क्लिप होती है, वैसे उसी साइज की क्लिप होती है, हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। और जितनी उसमें जो साइज आता है उसके अकॉर्डिंग हम स्किन फोल्ड को एक रेंज देते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप कितना मतलब जो है उसको मेजर किया जाता है।
जो थिकनेस है, अगर बात करूं कि अगर बच्चा 1 से 6 साल का बच्चा है तो जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है या इससे 6 से कम है तो वो इंडिकेट करेगी मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ द माल न्यूट्रिशन। सो नॉर्मल थिकनेस जो है हमारे 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो हमें जो है हम इसको इंडिकेट करेंगे कि ये बच्चा जो है मालनरिश्ड है। नेक्स्ट हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे। सो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस बेसिकली हम फैट फ्री देखने के लिए, फैट को चेक करने के लिए, कि मेजरमेंट करने के लिए हम जो है यूज करते हैं। और इसमें हम जो है बेसिकली आपने सबने सुना ही हुआ होगा कि इसके लिए हम शेकर टेस्ट, एक शेकियर टेस्ट टेप होती है उसको यूज करते हैं, बैंगल टेस्ट यूज करते हैं, या क्वैकर अपर आर्म सर्कमस्टिक भी यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो सुना होगा वो है हमारा शेकियर टेप, है ना। शेकियर टेप में कलरिंग कोडिंग की होती है, या रेड, येलो एंड द ग्रीन। सो रेड शेडिंग जो है 12 से जो कम है उसके लिए है, 12.5 से अगर कम है। येलो है 12 से 13 के बीच में है। ग्रीन 13 से ज्यादा है। तो अगर ये ग्रीन है मतलब बच्चे के जो शेकर टेस्ट है बच्चा मालनरिश्ड नहीं है। अगर बच्चे का जो येलो है तो 12 से 13 है तो उसमें बच्चा मॉडरेट मालनरिश्ड है, और 12 से कम है तो बच्चा सिवियर मालन्यूट्रिश्ड है। नेक्स्ट बात करूंगी बेंगल टेस्ट की। बेंगल टेस्ट में बेसिकली क्या है, एक फाइबर ग्लास की रिंग बनी होती है, जैसे हमारी बैंगल्स होती हैं उसी तरह की वो एक रिंग होती है, उसको हम पास करते हैं एल्बो से। अगर वो क्रॉस कर जाती है, अगर उसका साइज बेसिकली 4 सेंटीमीटर होता है, अगर उसको वो क्रॉस कर जाती है तो इस मीन्स कि उसका जो साइज है 12.5 सेंटीमीटर से कम है बच्चे की आर्म का, और बच्चा जो है मालनरिश्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेकर अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो ये भी हम बेसिकली जो चेक करते हैं बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है उसको मेजर करते हैं। सो क्वेकर अपर आर्म चेस्ट सर्कमफ्रेंस हम यूज करते हैं। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया, तो जब हम डाइटरी की बात करेंगे तो डाइटरी में हम क्या है, डाइटरी मेथड्स में बेसिकली क्या चेक करते हैं, बच्चे का जो है पास्ट और जो करंट इनटेक है न्यूट्रिशन का उसको डिटरमिन करते हैं। बच्चे का पास्ट और करंट जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको डिटरमिन करते हैं। इसके लिए हम 5 डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम 24 आवर जो डाइटरी कॉल करेंगे, ठीक है, 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल करेंगे। एक फूड का फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर होता है उसको पूछते हैं, डाइटरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फूड डेली टेक्निक्स डायरी मेंटेन करते हैं, ऑब्जर्व द फूड कंजप्शन। सो सबसे पहले क्या है 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल। तो इसमें जो हमारा ट्रेंड इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है कि जो बच्चे ने पिछले 24 घंटे में खाया है वो सारे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं 24 आवर रिकॉल। रिकॉल उसको याद करना कि हमने पीछे क्या क्या खाया। इसके साथ बच्चे की जो क्विक शॉर्ट मेमोरी का भी पता चल जाता है हमें। नेक्स्ट है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। इसमें जो है हम जो है 100 आइटम्स की लिस्ट लेके चलते हैं। 100 फूड आइटम्स जो है उसमें इंक्लूड की जाती है। पर ये जो टेस्ट है, ये मेथड है, थोड़ा एक्सपेंसिव है और जो है इजी टू यूज तो है। मेनली इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसमें क्वेश्चनियर बनाना पड़ता है, कई बार एरर आ जाता है, अपडेशन लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता नहीं चलता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर में। डाइटरी हिस्ट्री हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम सारी हिस्ट्री जो है डाइट की, कितने अमाउंट फूड लेता है, कितनी चपाती, कितनी दाल, ये सारी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन जो है ना, वो सारी चीज़ें हम जो है पूछेंगे। फूड डायरी, फूड डायरी में बच्चे का सारा कुछ जो है 1 to 7 डेज का हम नोट डाउन करवाते हैं कि वो क्या क्या कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फूड कंजप्शन। फूड कंजप्शन में बेसिकली हम जो है जो उसको क्या क्या कंजप्शन है रिसर्च वगैरह में, तो वो सारी चीजें हम करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाइटरी डाटा,
तो ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है कि हमें क्वालिटी भी पता चल जाती है कि बच्चा फूड कौन सा खा रहा है और क्वांटिटी भी पता चल जाती है कि बच्चा कौन कौन सी फूड जो है इनटेक करता है। सो बेसिकली अगर मैं डाइटरी की बात करूँ तो इसमें बच्चे की जो डाइटरी हिस्ट्री है पास्ट और प्रेजेंट की मतलब करंट की उसको कलेक्ट हम करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि हम फूड इनटेक रिकॉल करवाते हैं, 24 फूड इनटेक रिकॉल करवाते हैं। फिर हम क्वेश्चनर फूड क्वेश्चनर पूछते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी फॉर फूड डायरी मेंटेन करते हैं, डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फूड कंजप्शन को। ठीक है, इसमें जो डाटा है दोनों तरह से मिल जाता है, हमें क्वालिटेटिव भी मिल जाता है और क्वांटिटेटिव भी मिल जाता है। सो हम जो है अगर बात करें डाइटरी इंटेक की, तो डाइटरी इंटेक में या डाइटरी हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं। सो इसमें हमने जो है 24 आवर्स डाइटरी मेथड में क्या है, 24 आवर बच्चे को रिकॉल करवाना है। ठीक है, 24 आवर को रिकॉल कराना, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर से हम पूछते हैं, डाइटरी हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद हम डाइटरी हिस्ट्री के बाद जो है पेशेंट से और पूछते हैं, फूड डाइटरी टेक्निक्स पूछते हैं, फूड की डायरी मेंटेन करवाते हैं और जो है ऑब्जर्व करते हैं फूड कंजप्शन। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगी डिपार्टमेंटल असेसमेंट।